चैप्टर 16 युग। मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आप से विलाप किया। मेरे पास जो भी कपड़े थे वे सब मेरे बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। मेरी दराजें और अलमारियां खाली थीं। मैं खाली कोनों में घूरता रहा, चाहता था कि कोई उपयुक्त चीज सामने आए। मेरी खाकी स्कर्ट रॉकिंग चेयर के पीछे पड़ी थी, मेरे लिए कुछ ऐसा खोजने का इंतजार कर रही थी जो उसके साथ बिल्कुल सही लगे। कुछ ऐसा जो मुझे सुंदर और परिपक्व दिखाए। कुछ ऐसा जो कहा विशेष अवसर। मैं खाली हाथ आ रहा था। जाने का समय हो चुका था और मैं अभी भी अपने पसंदीदा पुराने स्वेट पहने हुए था। जब तक मुझे यहाँ कुछ बेहतर नहीं मिल जाता और इस समय संभावनाएं अच्छी नहीं दिख रही थीं, मैं उन्हीं में स्नातक होने वाला था। मैं अपने बिस्तर पर पड़े कपड़ों के ढेर को देखकर क्रोधित हो गया। सबसे मजेदार बात यह थी कि मुझे पता था कि अगर मेरा अपहृत लाल ब्लाउज अभी भी उपलब्ध होता तो मैं क्या पहनती। मैंने अपने अच्छे हाथ से दीवार पर मुक्का मारा। बेवकूफ, चोर, परेशान करने वाला पिशाच, मैंने गुर्राहट के साथ कहा। मैंने क्या किया? एलिस ने पूछा। वो खुली खिड़की के पास ऐसे झुकी हुई थी जैसे वो पूरे समय वहीं थी। दस्तक, दस्तक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या दरवाज़ा खोलने के लिए मेरा इंतज़ार करना सचमुच इतना कठिन है? उसने मेरे बिस्तर पर एक सपाट, सफ़ेद बक्सा फेंका। मैं बस इधर से गुजर रही थी। मुझे लगा कि तुम्हें पहनने के लिए कुछ चाहिए होगा। मैंने अपनी असंतुष्ट अलमारी के ऊपर पड़े बड़े पैकेज को देखा और मुंह बना लिया। मान लो, एलिस ने कहा, मैं जीवन रक्षक हूँ। तुम जीवन रक्षक हो, मैंने बुदबुदाया। धन्यवाद। खैर, बदलाव के लिए कुछ सही करना अच्छा है। तुम नहीं जानते कि जिस तरह से मैं चीज़ों को मिस कर रही हूँ, उससे मुझे कितनी परेशानी होती है। मैं खुद को कितना बेकार महसूस करती हूँ। तो, सामान्य, वो इस शब्द से डरकर सिहर उठी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कितना भयानक लगता होगा। सामान्य होना, उफ, वो हंसी। ठीक है, कम से कम इससे आपके कष्टप्रद चोर की कमी पूरी हो गई। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि सिएटल में मुझे क्या नहीं दिख रहा है। जब उसने दो स्थितियों को एक वाक्य में एक साथ रखते हुए इस तरह से शब्द कहे तो ये बात मेरे दिमाग में आ गई। वह मायावी बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही थी, वह महत्वपूर्ण संबंध जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था, अचानक स्पष्ट हो गया। मैंने उसे देखा, मेरा चेहरा पहले से मौजूद भावों से जम गया था। क्या तुम इसे नहीं खोलोगे? उसने पूछा। जब मैंने तुरंत हरकत नहीं की तो उसने आह भरी और खुद ही बॉक्स का ऊपरी हिस्सा खींच लिया। उसने कुछ निकाला और उसे ऊपर उठाया, लेकिन मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि वह क्या था। सुंदर, क्या तुम्हें नहीं लगता? मैंने नीला चुना, क्योंकि मुझे पता है कि यह एडवर्ड को तुम पर सबसे ज्यादा पसंद है। मैं सुन नहीं रहा था। ये वही है, मैंने फुसफुसाया। क्या है? उसने पूछा। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में, आपके पास सिर्फ एक स्कर्ट है। नहीं, एलिस, कपड़े भूल जाओ। सुनो, तुम्हें ये पसंद नहीं आया। एलिस का चेहरा निराशा से भर गया। सुनो, एलिस, क्या तुम नहीं देखती? ये वही है, जिसने घर में सेंध लगाए और मेरी चीजें चुरा ली, और सिएटल के नए पिशाच। वे एक साथ हैं। कपड़े उसकी उंगलियों से फिसलकर वापस बक्से में गिर गए। एलिस ने अब अपना ध्यान केंद्रित किया, उसकी आवाज़ अचानक तीखी हो गई। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? याद है एडवर्ड ने क्या कहा था? किसी ने आपकी दृष्टि में छेद का उपयोग करके आपको नवजात शिशुओं को देखने से रोका। और फिर आपने पहले जो कहा था, समय बहुत सही था कि मेरा चोर कितना सावधान था कि कोई संपर्क न हो, जैसे कि उसे पता था कि आप उसे देख लेंगे। मुझे लगता है कि तुम सही थी, एलिस, मुझे लगता है कि वह जानता था। मुझे लगता है कि वह उन छेदों का भी उपयोग कर रहा था। और क्या संभावना है कि दो अलग अलग लोग न केवल आपके बारे में इतना जानते हैं कि ऐसा कर सके, बल्कि उन्होंने ठीक उसी समय ऐसा करने का फैसला भी किया हो? बिल्कुल नहीं, यह एक ही व्यक्ति है। वही, जो सेना बना रहा है, वही मेरी गंध चुरा रहा है। एलिस को किसी के आश्चर्य में पड़ने की आदत नहीं थी। वो स्तब्ध रह गई और इतनी देर तक स्थिर रही कि मैं प्रतीक्षा करते हुए अपने मन में गिनती करने लगा।
वह 2 मिनट तक लगातार नहीं हिली। फिर उसकी आंखें फिर से मुझ पर केंद्रित हो गईं। तुम सही हो, उसने खोखली आवाज में कहा। बेशक तुम सही हो, और जब तुम इसे इस तरह से कहते हो। एडवर्ड ने गलत कहा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक परीक्षण था, ये देखने के लिए कि क्या ये काम करेगा। अगर वह सुरक्षित रूप से अंदर और बाहर आ सकता था, बशर्ते कि वह कुछ भी न करे, तो तुम उस पर नजर रखोगे। जैसे कि मुझे मारने की कोशिश करना। और उसने ये साबित करने के लिए मेरी चीजें नहीं ली कि उसने मुझे पा लिया है। उसने मेरी गंध चुरा ली, ताकि दूसरे लोग मुझे पा सकें। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैं सही था, और मैं देख सकता था कि वह भी यह जानती थी। ओह, नहीं, उसने कहा। मैं अब अपनी भावनाओं को समझ पाने की उम्मीद से ऊब चुका था। जब मैंने इस तथ्य को समझा कि किसी ने पिशाचों की एक सेना बनाई थी, जिसने मुझे नष्ट करने के उद्देश्य से सिएटल में दर्जनों लोगों की निर्मम हत्या की थी, तो मुझे राहत महसूस हुई। इसका एक हिस्सा अंततः उस कष्टप्रद भावना का समाधान करना था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज से चूक रहा था। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा तो कुछ और ही था। ठीक है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, हर कोई निश्चिंत हो सकता है। आखिरकार कोई भी कलन को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि एक चीज बदल गई है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, एलिस ने अपने दांतों से कहा। अगर कोई हम में से किसी को चाहता है, तो उसे उस तक पहुंचने के लिए हम में से बाकी लोगों से होकर गुजरना होगा। धन्यवाद, एलिस। लेकिन कम से कम हमें पता तो चल गया कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। इससे मदद मिलेगी, शायद, उसने बुदबुदाया। वह मेरे कमरे में इधर उधर घूमने लगी। धप धप मुट्ठी मेरे दरवाजे पर पटकी। मैं कूद पड़ा। एलिस को इसका पता नहीं चला। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हो? हमें देर हो जाएगी, चार्ली ने शिकायत की। वह चिड़चिड़ा लग रहा था। चार्ली को भी अवसरों से उतनी ही नफरत थी जितनी मुझे थी। उसके मामले में ज्यादातर समस्या कपड़े पहनने को लेकर थी। लगभग, मुझे 1 मिनट दो, मैंने भारी स्वर में कहा। वह आधे सेकंड के लिए चुप हो गया। क्या तुम रो रही हो? नहीं, मैं घबरा रहा हूँ। चले जाओ। मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए सुना। मुझे जाना होगा, एलिस फुसफुसाया। क्यों? एडवर्ड आ रहा है। अगर वह ये सुन लेगा तो। जाओ, जाओ, मैंने तुरंत आग्रह किया। एडवर्ड को जब पता चलेगा तो वह पागल हो जाएगा। मैं उसे ज्यादा देर तक ये बात नहीं बता सकता था, लेकिन शायद ग्रेजुएशन समारोह उसकी प्रतिक्रिया के लिए सबसे अच्छा समय नहीं था। इसे पहन लो, एलिस ने आदेश दिया और खिड़की से बाहर निकल गई। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, और अचंभित होकर कपड़े पहन लिए। मैं अपने बालों के साथ कुछ और अधिक परिष्कृत करने की योजना बना रही थी, लेकिन समय समाप्त हो गया था, इसलिए ये किसी भी अन्य दिन की तरह सीधा और उबाऊ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने आईने में देखने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए मुझे नहीं पता था कि एलिस का स्वेटर और स्कर्ट पहनावा कैसा था। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बदसूरत पीले पॉलिएस्टर ग्रेजुएशन रोब को अपनी बांह पर डाला और सीढ़ियों से नीचे भागी। तुम अच्छे लग रहे हो, चार्ली ने कहा। पहले से ही दबी हुई भावनाओं से वह रूखा हो गया था। क्या यह नया है? हाँ, मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। एलिस ने मुझे ये दिया। धन्यवाद। एडवर्ड अपनी बहन के जाने के कुछ ही मिनट बाद आ गया। मेरे पास एक साथ कुछ तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन चूंकि हम चार्ली के साथ क्रूजर में सवार थे, इसलिए उसे मुझसे ये पूछने का मौका ही नहीं मिला कि क्या हुआ। पिछले हफ्ते चार्ली जिद्दी हो गया था जब उसे पता चला कि मैं एडवर्ड के साथ ग्रेजुएशन समारोह में जाने का इरादा रखता हूँ। और मैं उसकी बात समझ सकता था कि ग्रेजुएशन के दिन माता पिता को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। मैंने विनम्रता से मान लिया था, और एडवर्ड ने खुशी खुशी सुझाव दिया था कि हम सब साथ चलें। चूंकि कार्लिसले और एस्मे को इससे कोई समस्या नहीं थी, इसलिए चार्ली कोई ठोस आपत्ति नहीं कर सका। उसने खराब विनम्रता से सहमति जताई थी। और अब एडवर्ड मेरे पिता की पुलिस कार की पिछली सीट पर, फाइबर ग्लास डिवाइडर के पीछे, एक मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ सवार हुआ, जो शायद मेरे पिता की मनोरंजक अभिव्यक्ति के कारण थी,
और हर बार जब चार्ली अपने रियरव्यू मिरर में एडवर्ड को देखता तो उसकी मुस्कान और बढ़ जाती, जिसका लगभग निश्चित रूप से मतलब था कि चार्ली ऐसी चीजें सोच रहा था जो अगर उसने जोर से कही तो उसे मेरे साथ परेशानी हो सकती थी। क्या तुम ठीक हो? एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए पूछा जब उसने स्कूल की पार्किंग में आगे की सीट से मेरी मदद की। मैंने जवाब दिया, घबराहट हो रही है, और यह झूठ भी नहीं था। तुम बहुत सुंदर हो, उन्होंने कहा। ऐसा लग रहा था कि वो और कुछ कहना चाहता था, लेकिन चार्ली ने स्पष्ट रूप से चालाकी से हमारे बीच आकर अपना हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। क्या आप उत्साहित हैं? उसने मुझसे पूछा। वास्तव में नहीं, मैंने स्वीकार किया। बेला, ये बहुत बड़ी बात है। तुम हाई स्कूल से स्नातक हो रही हो। अब ये तुम्हारे लिए असली दुनिया है। कॉलेज, अपने दम पर जीना। अब तुम मेरी छोटी बच्ची नहीं रही। चार्ली अंत में थोड़ा भावुक हो गया। पिताजी, मैंने विलाप किया। कृपया मुझ पर इतना रोना मत। कौन रो रहा है? वो गुर्राया। अब तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? मुझे नहीं पता, पिताजी। मुझे लगता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है या कुछ ऐसा ही है। यह अच्छी बात है कि एलिस ये पार्टी आयोजित कर रही है। तुम्हें भी कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हें खुश कर सके। जरूर, मुझे एक पार्टी की जरूरत है। चार्ली मेरी आवाज सुनकर हंसा और मेरे कंधों को दबाया। एडवर्ड ने बादलों की ओर देखा, उसका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। मेरे पिता को हमें जिम के पिछले दरवाजे पर छोड़कर बाकी अभिभावकों के साथ मुख्य द्वार तक जाना पड़ा। यह एक अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि फ्रंट ऑफिस से सुश्री कोप और गणित के शिक्षक श्री वना ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। हर कोई वर्णानुक्रम में ऊपर। सामने, मिस्टर कुलेन, मिस्टर वना ने एडवर्ड पर चिल्लाते हुए कहा। अरे, बेला, मैंने देखा कि जेसिका स्टेनली लाइन के पीछे से चेहरे पर मुस्कान लिए मेरी ओर हाथ हिला रही थी। एडवर्ड ने मुझे जल्दी से चूमा, आह भरी और सी के साथ खड़ा हो गया। एलिस वहां नहीं थी। वह क्या करने जा रही थी? ग्रेजुएशन छोड़ देना। मेरी तरफ से कितनी गलत टाइमिंग थी। मुझे इस बात को समझने के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक कि यह सब खत्म न हो जाए। यहाँ नीचे, बेला, जेसिका ने फिर पुकारा। मैं जेसिका के पीछे अपनी जगह लेने के लिए लाइन में आगे बढ़ा। मुझे थोड़ी उत्सुकता थी कि वह अचानक इतनी मिलनसार क्यों हो गई। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मैंने देखा कि एंजेला 5 लोगों से पीछे थी और जेसिका को उसी उत्सुकता से देख रही थी। मैं सुन पाता उससे पहले ही जेस बड़बड़ाने लगी। उद्धरण चिन्ह ... बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है, ऐसा लगता है जैसे हम अभी अभी मिले हैं और अब हम साथ में ग्रेजुएट हो रहे हैं, उसने कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यह सब खत्म हो गया है? मुझे चीखने का मन कर रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ, मैंने बुदबुदाया। ये सब बहुत ही अविश्वसनीय है। क्या तुम्हें यहाँ अपना पहला दिन याद है? हम तुरंत ही दोस्त बन गए थे। पहली बार जब हमने एक दूसरे को देखा था। अद्भुत। और अब मैं कैलिफोर्निया जा रहा हूँ और तुम अलास्का में रहोगे और मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुम्हें वादा करना होगा कि हम कभी कभी मिलेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम पार्टी कर रहे हो। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने वास्तव में काफ़ी समय से एक साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया है और अब हम सब जा रहे हैं। वो लगातार बोलती रही और मुझे यकीन था कि हमारी दोस्ती में अचानक वापसी ग्रेजुएशन की यादों और पार्टी के निमंत्रण के लिए आभार के कारण हुई थी, न कि मेरा इससे कोई लेना देना था। मैंने अपने रोब में कंधे उचकाते हुए जितना हो सका उतना ध्यान दिया, और मैंने पाया कि मैं खुश था कि जेसिका के साथ चीजें अच्छी तरह खत्म हो सकीं। क्योंकि यह एक अंत था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरिक वेलेडिक्टोरियन ने कमेंसमेंट के बारे में क्या कहा था, जिसका अर्थ है शुरुआत, और बाकी सभी बकवास। शायद यह मेरे लिए बाकी लोगों से ज्यादा था, लेकिन हम सभी आज अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़कर जा रहे थे। यह इतनी जल्दी हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। क्या हमें इतनी तेजी से मार्च करना चाहिए था? और फिर एरिक अपनी घबराहट में तेजी से बात कर रहा था। शब्द और वाक्यांश एक साथ चल रहे थे, इसलिए उनका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। प्रिंसिपल ग्रीन ने एक के बाद एक नाम पुकारना।
शुरू कर दिया, बिना किसी लंबे अंतराल के। जिम्नाजियम में सबसे आगे की पंक्ति में बैठे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। बेचारी सुश्री कोप प्रिंसिपल को सही छात्र को सही डिप्लोमा देने की कोशिश करते हुए पूरी तरह से असहाय थीं। मैंने देखा कि एलिस अचानक मंच पर आकर नाचने लगी, उसके चेहरे पर गहरी एकाग्रता का भाव था। एडवर्ड भी उसके पीछे पीछे आया, उसका चेहरा उलझन में था, लेकिन परेशान नहीं था। केवल वही था जो उसे ले गया। उनमें से 2 लोग भयानक पीले रंग को धारण कर सकते थे और फिर भी वे जिस तरह दिखते थे वैसे ही दिखते थे। वे भीड़ में सबसे अलग दिखते थे, उनकी सुंदरता और शालीनता अलौकिक थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उनके मानवीय स्वांग पर कैसे मोहित हो गया। पंखों के साथ खड़े कुछ देवदूत कम ध्यान देने योग्य होंगे। मैंने मिस्टर ग्रीन को मेरा नाम पुकारते हुए सुना और मैं अपनी कुर्सी से उठ गया, मेरे सामने लाइन के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा। मैं जिम के पीछे जयकारे लगाने वालों के प्रति सचेत था और मैंने चारों ओर देखा कि जेकब चार्ली को अपने पैरों पर खींच रहा था। दोनों ही प्रोत्साहन में चिल्ला रहे थे। मैं जैक की कोहनी के बगल में बिली के सिर के ऊपरी हिस्से को देख सकता था। मैं उन्हें एक मुस्कान देने में कामयाब रहा। श्री ग्रीन ने नामों की सूची तैयार की और फिर जब हम आगे बढ़े तो शर्मीली मुस्कान के साथ उन्होंने डिप्लोमा बांटना जारी रखा। बधाई हो, मिस स्टेनली। जब जेस ने अपना हाथ लिया तो वो बुदबुदाया। बधाई हो, मिस स्वान। उन्होंने मुझसे बुदबुदाते हुए डिप्लोमा मेरे अच्छे हाथ में थमा दिया। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। और वह यही था। मैं जेसिका के पास जाकर खड़ा हो गया, वहाँ ग्रेजुएट्स इकट्ठे थे। जेस की आंखों के आसपास लालिमा थी और वह अपने गाउन की आस्तीन से अपना चेहरा पोंछती रही। मुझे ये समझने में 1 सेकंड लगा कि वह रो रही थी। श्री ग्रीन ने कुछ ऐसा कहा जो मैंने नहीं सुना और मेरे आसपास के सभी लोग चिल्लाने लगे। पीली टोपियां बरसने लगीं। मैंने अपनी टोपियां उतारी, बहुत देर हो चुकी थी, और उसे जमीन पर गिरा दिया। ओह बेला, बातचीत की अचानक गड़गड़ाहट पर जेस ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम समाप्त हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब खत्म हो गया है। मैंने बुदबुदाया। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दीं। तुम्हें वादा करना होगा कि हम कभी संपर्क नहीं खोएंगे। मैंने उसे गले लगाया, थोड़ा अजीब महसूस करते हुए मैंने उसका अनुरोध टाल दिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जेसिका। ये 2 साल बहुत अच्छे रहे। ये था, उसने आह भरी और सूंघी। फिर उसने अपनी बाहें नीचे कर लीं। लॉरेन, वह चिल्लाई, अपने सिर के ऊपर लहराते हुए और ढेर सारे पीले गाउन के बीच से धकेलते हुए। परिवार इकट्ठा होने लगे थे, हमें एक दूसरे से और भी कसकर चिपका रहे थे। मैंने एंजेला और बेन को देखा, लेकिन वे अपने परिवारों से घिरे हुए थे। मैं बाद में उन्हें बधाई दूंगा। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और एलिस को ढूंढने लगा। बधाई हो, एडवर्ड ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उसकी आवाज़ धीमी थी, उसे इस खास मील के पत्थर तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। धन्यवाद, उन्होंने कहा। ऐसा नहीं लगता कि आप अभी भी अपनी घबराहट से उबर पाए हैं। अभी बिल्कुल नहीं। अब चिंता की क्या बात है? पार्टी की, यह इतनी भी भयानक नहीं होगी। आप शायद सही है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मेरी खोज उतनी सूक्ष्म नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। एलिस, वो कहाँ है? जैसे ही उसे डिप्लोमा मिला, वह तुरंत भाग गई। उसकी आवाज़ में एक नया सुर आ गया। मैंने ऊपर देखा तो उसका भ्रमित भाव देखने को मिला, क्योंकि वह जिम के पिछले दरवाजे की ओर देख रहा था, और मैंने एक ऐसा आवेगपूर्ण निर्णय लिया जिसके बारे में मुझे 2 बार सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा शायद ही कभी किया हो। एलिस के बारे में चिंता कर रहे हो? मैंने पूछा। वह इसका उत्तर नहीं देना चाहता था। वह क्या सोच रही थी आखिर? मेरा मतलब है तुम्हें बाहर रखने के लिए। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर चमक उठी और संदेह से सिकुड़ गईं। वह वास्तव में रिपब्लिक के युद्ध भजन का अरबी में अनुवाद कर रही थी। जब उसने ये काम पूरा कर लिया, तो वह कोरियाई सांकेतिक भाषा में चली गई। मैं घबरा कर हंस पड़ा। मुझे लगता है कि इससे उसका
दिमाग काफी व्यस्त रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया, आप जानते हैं कि वो मुझसे क्या छिपा रही है? जरूर, मैंने एक कमजोर मुस्कान के साथ कहा। यह विचार मेरे दिमाग में आया है। वह भ्रमित होकर प्रतीक्षा करता रहा। मैंने इधर उधर देखा। चार्ली अब भीड़ के बीच से निकल रहा होगा। एलिस को जानना। मैंने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, वह शायद पार्टी खत्म होने तक आपसे यह बात छिपाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि मैं पार्टी रद्द होने के पक्ष में हूँ, इसलिए पागल मत हो जाना, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? जितना संभव हो उतना जानना हमेशा बेहतर होता है। इससे किसी न किसी तरह मदद तो मिलेगी ही। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने देखा कि चार्ली का सिर दूसरे लोगों के सिर के ऊपर से उठ रहा था जब वह मुझे ढूंढ रहा था। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाया। बस शांत रहो, ठीक है? उसने एक बार सिर हिलाया, उसके मुंह पर एक गंभीर रेखा थी। मैंने फुसफुसाते हुए उसे अपना तर्क समझाया। मुझे लगता है कि आप गलत हैं कि चीजें हम पर हर तरफ से आ रही हैं। मुझे लगता है कि यह ज्यादातर एक तरफ से हम पर आ रही है। और मुझे लगता है कि यह वास्तव में मुझ पर आ रही है। ये सब जुड़ा हुआ है, ऐसा होना ही चाहिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति है जो एलिस के दृष्टिकोण के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरे कमरे में अजनबी एक परीक्षण था, ये देखने के लिए कि क्या कोई उसके आसपास जा सकता है। ये वही व्यक्ति होना चाहिए जो अपना मन बदलता रहता है, और नवजात शिशु, और मेरे कपड़े चुराना, ये सब एक साथ होता है। मेरी खुशबू उनके लिए है। उसका चेहरा इतना सफ़ेद हो गया था कि मुझे बात खत्म करने में काफ़ी मुश्किल हुई। लेकिन कोई भी तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, क्या तुम नहीं देखते? यह अच्छा है एस्मे और एलिस और कार्लिसले, कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, घबराहट से चौड़ी, चकित और भयभीत थीं। वह देख सकता था कि मैं सही था, ठीक वैसे ही जैसे एलिस ने भी कहा था। मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और विनती की, शांत रहो। बेला, चार्ली ने चिल्लाते हुए हमारे चारों ओर खड़े परिवारों को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश की। बधाई हो, बेबी, वह अभी भी चिल्ला रहा था, हालांकि अब वह मेरे कान के पास खड़ा था। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट ली और एडवर्ड को बहुत ही चालाकी से किनारे की ओर खिसका दिया। धन्यवाद, मैंने एडवर्ड के चेहरे पर भाव देखकर कहा। उसने अभी भी नियंत्रण हासिल नहीं किया था। उसके हाथ मेरी तरफ आधे से ज्यादा फैले हुए थे, जैसे कि वह मुझे पकड़कर भागने वाला हो। मैं खुद पर उससे थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रखता था, इसलिए भागना मुझे इतना बुरा विचार नहीं लगा। जेकब और बिली को उड़ना पड़ा, क्या तुमने देखा कि वे यहाँ थे? चार्ली ने एक कदम पीछे हटते हुए, लेकिन अपने हाथ मेरे कंधों पर रखते हुए पूछा। उसने एडवर्ड की ओर पीठ की हुई थी, शायद उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस समय वह ठीक था। एडवर्ड का मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें अभी भी भय से चौड़ी थीं। हाँ, मैंने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए कहा, पर्याप्त ध्यान देने की कोशिश करते हुए। मैंने भी उनकी बात सुनी है। चार्ली ने कहा, उनका आना बहुत अच्छा था। हम ठीक है, तो एडवर्ड को बताना वाकई एक बुरा विचार था। एलिस ने अपने विचारों को धुंधला रखना सही समझा। मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक हम कहीं अकेले न हों, शायद उसके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ। और खिड़कियों, कारों, स्कूल की इमारतों जैसी कोई टूटने वाली चीज नजदीक न हो। उसके चेहरे ने मेरे सारे डर को वापस ला दिया और फिर कुछ और। हालांकि अब उसके चेहरे पर डर खत्म हो चुका था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर शुद्ध क्रोध साफ झलक रहा था। तो आप डिनर के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? चार्ली ने पूछा। आसमान ही सीमा है, मैं बना सकता हूँ। मूर्ख मत बनो, क्या तुम लॉज जाना चाहते हो? उसने उत्सुक मुस्कान के साथ पूछा। मुझे चार्ली का पसंदीदा रेस्तरां विशेष रूप से पसंद नहीं आया, लेकिन इस समय क्या अंतर था? मैं वैसे भी खाना नहीं खा पाऊंगा। जरूर, लॉज बढ़िया है, मैंने कहा। चार्ली ने और भी ज्यादा मुस्कुराया और फिर आह भरी। उसने एडवर्ड की तरफ देखे बिना ही अपना सिर आधा उसकी तरफ घुमा लिया। तुम भी आ रहे हो, एडवर्ड? मैं उसे घूरता रहा, मेरी आंखें विनती कर रही थीं।
एडवर्ड ने अपनी अभिव्यक्ति को ठीक किया, इससे पहले कि चार्ली यह देखने के लिए मुड़ा कि उसे जवाब क्यों नहीं मिला। नहीं, धन्यवाद, एडवर्ड ने कठोरता से कहा, उसका चेहरा कठोर और ठंडा था। क्या तुम्हारे माता पिता के साथ कोई योजना है? चार्ली ने पूछा, उसकी आवाज में एक शिकन थी। एडवर्ड हमेशा चार्ली की अपेक्षा अधिक विनम्र था। अचानक शत्रुता ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हाँ, अगर आप मुझे माफ करेंगे। एडवर्ड अचानक मुड़ा और घटती भीड़ के बीच से दूर चला गया। वह थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा था, इतना परेशान कि वह हमेशा की तरह अपना बेहतरीन दिखावा नहीं कर पा रहा था। मैंने क्या कहा? चार्ली ने दोषी भाव से पूछा। इसकी चिंता मत करो पिताजी, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। मुझे नहीं लगता कि यह आप हैं। क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो? कोई नहीं लड़ रहा है। अपना काम करो, आप मेरा व्यवसाय हैं। मैंने आंखें घुमाई। चलो खाना खाते हैं। लॉज में भीड़ थी। मेरी राय में ये जगह महंगी और घटिया थी, लेकिन ये शहर में औपचारिक रेस्तरां के नज़दीक एकमात्र जगह थी, इसलिए ये हमेशा कार्यक्रमों के लिए लोकप्रिय थी। मैं उदास दिखने वाले भरवां अल्क के सिर को उदास भाव से देखता रहा, जबकि चार्ली प्राइम रिब खा रहा था और टायलर क्रॉली के माता पिता से सीट के पीछे बात कर रहा था। वहाँ शोर था, वहाँ हर कोई अभी अभी ग्रेजुएशन से आया था और ज्यादातर चार्ली की तरह गलियारों और बूथ टॉप पर बातें कर रहे थे। मैं अपनी पीठ सामने की खिड़की की तरफ करके खड़ा था और मैंने पीछे मुड़कर उन आंखों को खोजने की इच्छा को रोका जो अब मुझे देख सकती थीं। मुझे पता था कि मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मुझे पता था कि कोई मौका नहीं है वो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद नहीं। डिनर बहुत देर से हुआ। चार्ली सामाजिक मेलजोल में व्यस्त था, उसने बहुत धीरे धीरे खाना खाया। मैंने अपने बर्गर को उठाया, उसके टुकड़े अपने नैपकिन में ठूंस लिए, जब मुझे यकीन हो गया कि उसका ध्यान कहीं और है। ये सब बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन जब मैंने घड़ी की ओर देखा, जो कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बार करता था, तो हाथ ज़्यादा नहीं हिले थे। आखिरकार चार्ली को अपना बदला वापस मिल गया और उसने मेज़ पर टिप रख दी। मैं खड़ा हो गया। क्या आप जल्दी में हैं? उसने मुझसे पूछा। मैं एलिस को चीज़ें व्यवस्थित करने में मदद करना चाहता हूँ, मैंने कहा। ठीक है। वो सभी को शुभ रात्रि कहने के लिए मुझसे दूर चला गया। मैं क्रूज़र के पास इंतजार करने चला गया। मैं यात्री के दरवाजे पर झुक गया, चार्ली के अचानक होने वाली पार्टी से दूर जाने का इंतजार कर रहा था। पार्किंग में लगभग अंधेरा हो गया था, बादल इतने घने थे कि यह पता नहीं चल पा रहा था कि सूरज डूबा है या नहीं। हवा भारी लग रही थी, जैसे बारिश होने वाली हो। छाया में कुछ हलचल हुई। मेरी सांस राहत की सांस में बदल गई जब एडवर्ड उस अंधेरे से बाहर आया। बिना कुछ कहे उसने मुझे अपनी छाती से कसकर पकड़ लिया। एक ठंडे हाथ से उसने मेरी थोड़ी पकड़ी और मेरे चेहरे को ऊपर की ओर खींचा ताकि वह अपने कठोर होंठों को मेरे होंठों से चिपका सके। मैं उसके जबड़े में तनाव महसूस कर सकती थी। आप कैसे हैं? जैसे ही उन्होंने मुझे सांस लेने दिया, मैंने पूछा। इतना भी बढ़िया नहीं, वो बुदबुदाया। लेकिन मैं खुद पर काबू पा चुका हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ अपना संयम खो बैठा। यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें बताने के लिए इंतजार करना चाहिए था। नहीं, उसने असहमति जताई। यह ऐसी बात है जो मुझे जानना जरूरी था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इसे नहीं देखा। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और तुम्हें नहीं। उसने अचानक मुझे फिर से चूमा, मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया। बस एक सेकंड बाद ही वह दूर चला गया। चार्ली आ रहा है। मैं उसे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं वहां तुम्हारे पीछे आऊंगा। ये वास्तव में आवश्यक नहीं है, मैंने कहना चाहा, लेकिन वह पहले ही जा चुका था। बेला, चार्ली ने रेस्तरां के दरवाजे से अंधेरे में आंखें सिकोड़ते हुए पुकारा। मैं यहाँ बाहर हूँ। चार्ली अधीरता के बारे में बड़बड़ाते हुए कार की ओर चला गया। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने मुझसे पूछा जब हम हाईवे पर उत्तर की ओर जा रहे थे। यह एक बड़ा दिन था। मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने झूठ बोला। वह हंसा, मेरी बात को आसानी से समझ गया। पार्टी को लेकर चिंतित हो?
उसने अनुमान लगाया। हाँ, मैंने फिर झूठ बोला। इस बार उसने ध्यान नहीं दिया। तुम कभी पार्टियों में जाने वालों में से नहीं थे। मुझे आश्चर्य है कि मुझे ये कहाँ से मिला, मैंने धीरे से कहा। चाली ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। काश मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के बारे में सोचा होता। माफ करना पापा, मूर्ख मत बनो। यह मूर्खतापूर्ण नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आपके लिए वह सब कुछ नहीं करता जो मुझे करना चाहिए। ये हास्यास्पद है। आप शानदार काम करते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे पिता। और चाली के साथ भावनाओं के बारे में बात करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपना गला साफ करने के बाद दृढ़ता से बात की। और मैं वास्तव में खुश हूं कि मैं आपके साथ रहने आया, पिताजी। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा विचार था, इसलिए निराशावाद की चिंता मत करो। आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का अनुभव कर रहे हैं। उसने नाक भान सिकोड़ी। हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं कुछ जगहों पर फिसल गया हूँ। मेरा मतलब है, अपना हाथ तो देखो। मैं अपने हाथों को खाली आंखों से देखता रहा। मेरा बायां हाथ हल्के से उस काले रंग के ब्रास पर टिका हुआ था जिसके बारे में मैंने शायद ही कभी सोचा हो। मेरी टूटी हुई अंगुली में अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें मुक्का मारना सिखाने की जरूरत है। लगता है मैं इस मामले में गलत था। मैंने सोचा था कि आप जेकब की तरफ हैं। चाहे मैं किसी भी पक्ष में क्यों न हो, अगर कोई आपकी अनुमति के बिना आपको चूमता है, तो आपको खुद को चोट पहुंचाए बिना अपनी भावनाएं जाहिर करनी चाहिए। आपने अपना अंगूठा अपनी मुट्ठी के अंदर नहीं रखा, है न? नहीं, पिताजी, यह अजीब तरह से मीठा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सबक से कोई मदद मिलती। जेकब का सिर वाकई कठोर है। चाली हंसा। अगली बार उसके पेट पर मारो। अगली बार? मैंने अविश्वास से पूछा। अरे, बच्चे पर ज्यादा सख्ती मत करो। वह छोटा है, वह अप्रिय है, वह अब भी तुम्हारा दोस्त है। मुझे पता है। मैंने आह भरी। मुझे सच में नहीं पता कि यहाँ क्या करना सही है, पिताजी। चाली ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सही चीज हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी कभी एक व्यक्ति के लिए सही चीज किसी और के लिए गलत हो सकती है। इसलिए इसे समझने में शुभकामनाएं। धन्यवाद, मैंने सूखी आवाज में कहा। चाली फिर से हंसा और फिर भौहें सिकोड़ लीं। अगर यह पार्टी बहुत जंगली हो गई, उसने कहना शुरू किया। इसकी चिंता मत करो, पिताजी। कार्लिसले और एस्मे वहां आने वाले हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। चाली ने मुंह बनाया और विंडशील्ड से रात को झांका। चाली ने भी एक अच्छी पार्टी का उतना ही आनंद लिया जितना मैंने लिया। फिर से मोड़ कहाँ है? उसने पूछा। उन्हें अंधेरे में अपना रास्ता साफ कर लेना चाहिए। इसे ढूंढना असंभव है। मुझे लगता है कि अगले मोड़ के आसपास ही होगा। मैंने अपने होंठ सिकुड़े। आप जानते हैं, आप सही कह रहे हैं कि इसे ढूंढना असंभव है। एलिस ने कहा कि उसने निमंत्रण में एक नक्शा डाला है, लेकिन फिर भी शायद सभी खो जाएंगे। मैं इस विचार से थोड़ा खुश हुआ। शायद, चाली ने कहा जब सड़क पूर्व की ओर मुड़ गई। या शायद नहीं। आगे काली मखमली अंधेरी छाई हुई थी, ठीक वहीं जहां कलेम्स की गाड़ी होनी चाहिए थी। किसी ने दोनों तरफ के पेड़ों को हजारों टिमटिमाती रोशनियों से लपेट दिया था, जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एलिस, मैंने कड़वाहट से कहा। वाह, चाली ने कहा जब हम ड्राइव पर मुड़े। प्रवेश द्वार पर 2 पेड़ ही नहीं थे जो जल रहे थे। हर 20 फीट या उससे अधिक की दूरी पर एक और चमकती हुई बीकन हमें बड़े सफेद घर की ओर ले जा रही थी। पूरे रास्ते, पूरे 3 मील का रास्ता। वह काम को आधा अधूरा तो नहीं करती, है न? चाली ने विस्मय से बुदबुदाया। क्या आप सचमुच अंदर नहीं आना चाहते? बिल्कुल यकीन है। मजे करो, बच्चे। उद्धरण चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद, पिताजी। जब मैं बाहर निकला और दरवाज़ा बंद किया तो वह खुद ही हंस रहा था। मैंने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा, फिर भी मुस्कुराता रहा। एक आह भरते हुए, मैं अपनी पार्टी को सहने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चला गया।